हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि मेंबरशिप के लिए हमेशा ही मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रही हूं और बड़ी संख्या में लोगों ने हमारी जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन की है। ऐसे ही आपका सहयोग आप बनाए रखिए। आगे मैं बढ़ूं, डिस्क्लेमर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। सबसे बड़ी खबर जो तुरंत मुझे मिली है, हालांकि इसका आपके पोर्टफोलियो से कोई लेना देना है नहीं क्योंकि मार्केट की खबर है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यूएस इजराइल युद्ध के बीच ईरान शेयर बाजार को बंद कर दिया गया है। कब तक ये बंद रहेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कहा यही गया है कि अगले आदेश तक के लिए मार्केट को बंद किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी उथल पुथल जिस देश के अंदर चल रही हो, वहां का मार्केट और वहां के लोग मार्केट में काम कैसे करेंगे, ये जरूर एक सवालिया निशान था। तो अभी फिलहाल अगले आदेश तक के लिए ईरान शेयर मार्केट बंद रहने वाला है। कुछ खबरें जिनके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। पहले तो हमारा जो ईटीएफ है वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में ईटीएफ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मैं बात करने वाली हूँ। गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स का मार्जिन जो कम किया गया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इजी लैंग्वेज में जो मेरे नए व्यूवर हैं या मार्केट की जिन्हें बहुत समझ नहीं है तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करूंगी। और इसके अलावा क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से इकोनॉमिक रिव्यू जारी किया गया है तो उसको भी डिकोड करने की मैं कोशिश करूंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे 1991 से लेकर के अभी का जो टाइम है वो चेंज हुआ है। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की मैं बात कर लेती हूँ। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जो चल रहा है, सीधा सीधा फायदा हम कह सकते हैं कि ईटीएफ को इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों की जो ईटीएफ वैल्यू सामने आई है उसमें 5 से 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे जनवरी का जो डेटा आया था, जनवरी 2026 का जो डेटा आया था, वो ये बता रहा था कि म्यूचुअल फंड में जितनी सिप हो रही है उससे ज्यादा अब लोग पैसा लगा रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में। अब ये जो हालिया आंकड़ा आया है वो आया है कि 5 से 10% तक की बढ़ोतरी ईटीएफ में दर्ज की गई है। सिल्वर ईटीएफ हालांकि अभी भी गोल्ड ईटीएफ की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है, तेजी उसमें दिखाई दी है। कुछ ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो यूटीआई सिल्वर ईटीएफ है, उसका एनएवी 10.87% बढ़ा है। टाटा सिल्वर ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा डीएसपी सिल्वर ईटीएफ में भी लगभग 8.81% की तेजी देखी गई है। ये सिल्वर ईटीएफ की बात हो गई। अब गोल्ड ईटीएफ की मैं बात बताऊं अगर आपको, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी ही दिखाई दी है। हालांकि इसकी बढ़त सिल्वर ईटीएफ से थोड़ी सी कम जरूर है, पर फिर भी क्वांटम गोल्ड फंड ईटीएफ 5.31% ऊपर गया है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ और कोटक दोनों के ईटीएफ की मैं बात करूं तो 5.29% की यहां पर भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ईटीएफ में आप लोगों का रुझान बढ़ा है, जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार निवेश कर रहे हैं और ये पहले के मुकाबले अभी, मतलब मैं अगर कहूं कि 2025 से इसमें बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दी है तो वो गलत नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ईटीएफ का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट की आज की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स मार्जिन जहां पर भारी कटौती हुई है, इस पर अब आगे चर्चा मैं करने वाली हूं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इकोनॉमिक रिव्यू भी जारी किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, डिकोड करूंगी। और अमेरिकन इकोनॉमी के डराने वाले कुछ आंकड़े आए हैं सामने, वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन शुरुआत कर रही हूं, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज सीएमई ग्रुप ने गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम इन तीनों के फ्यूचर्स मार्जिन में भारी कटौती की है। 6 मार्च 2026 के बाद से ये लागू हो गया है। मतलब आज से, जब मैं ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रही हूं तो आज से जो भी ट्रेड होगा वो कम मार्जिन के ऊपर होने वाला है। फटाफट ये भी आप लोगों को समझा देती हूँ कि मार्जिन होता क्या है। जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं बेहतर इसको जानते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि अगर कुछ लोग समझना चाहें तो उन तक भी ये बात पहुंचे। इसलिए देखिए, 22% कट किया गया है। असली मतलब इसका क्या है और निवेशकों के ऊपर असर क्या पड़ेगा वो आपको मैं बता रही हूँ। बहुत से लोग ये जानते भी होंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं या मेरे नए व्यूवर हैं वो ये समझ सकें, इसके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मार्जिन की मैं बात कर लूं। कमोडिटी फ्यूचर्स में ट्रेड करते समय किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कीमत नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है और इसको मार्जिन कहा जाता है। अब ये आप मान लीजिए, नए निवेशक अगर आप हैं या आप काम करना चाहते हैं फ्यूचर्स में, तो आप ये मान लीजिए कि गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो मार्जिन आपको संभवतः देना पड़ सकता है 10 लाख रुपए। ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब ये एक्सचेंज को गारंटी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होने के बाद नुकसान कवर हो सके, इसके लिए 1 करोड़ की वैल्यू वाला जो आपका
आप जो खरीद बेच करते हैं उसमें 10 लाख रुपया मान लीजिए आप मार्जिन देते हैं। मार्जिन जब घटा दिया जाता है, जो कि अभी हुआ है, तो इसका सीधा मतलब है कि या तो मार्केट का जोखिम कम माना जा रहा है या फिर ट्रेडिंग को बढ़ावा देना इसका मकसद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए मार्केट में। अब सीएमई ने क्या किया है, गोल्ड फ्यूचर्स में 22% मार्जिन कट किया है। सिल्वर फ्यूचर की मैं बात करूं, वहां भी 22% मार्जिन कट किया गया है। प्लैटिनम में 13% की कमी की गई है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेडर्स 78 पैसे में वही पोजीशन अब ले पाएंगे, क्योंकि 22% की कमी की गई है, तो 78 पैसे में वही पोजीशन ले पाएंगे जो पहले 1 रुपए में आप लेते थे, यानी 28% का सीधा लिवरेज मिल गया। प्रैक्टिकल उदाहरण से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये आप मान लीजिए कि जैसे गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं, पहले उसी सौदे के लिए 10 लाख मार्जिन अगर लगता था, तो अब सिर्फ 7,80,000 में ये काम हो जाएगा। 2,20,000 रुपए आपके पास बच जाएंगे, जो कि पहले आप एक्स्ट्रा दे रहे थे। अब इसी 2,20,000 रुपए से आप आधा कॉन्ट्रैक्ट और ले सकते हैं, उतने पैसे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा इसका गणित हुआ। ठीक है, अब अगली खबर के ऊपर आगे बढ़ती हूं। वित्त मंत्रालय ने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो जारी किया है, उसमें साफ साफ वार्निंग दी गई है और इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एशिया में जो लगातार बढ़ता सैन्य तनाव है, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लंबे समय तक बहुत बुरा असर इसका पड़ सकता है। फिर से मैं बता दूं, मैं ये बात नहीं बोल रही हूं, हमारे वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में इन बातों का जिक्र किया गया है। वो रिपोर्ट आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इसको डिकोड करके अगर आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री की तरफ से इसे 1991 गल्फ वॉर के जैसा जियोपॉलिटिकल शॉक बताया गया है। ये कहा गया कि इसका असर तुरंत तो पूरी तरह से आपको दिखाई नहीं देने लगेगा, लेकिन जब दिखेगा, लॉन्ग टर्म में जब दिखेगा, तो इन्फ्लेशन, रुपी डेप्रिसिएशन, ट्रेड बैलेंस, इसके अलावा कैपिटल फ्लोज, बीओपी, सीएडी सब प्रेशर में आ जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट के हर डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करके मैं आपको बताने वाली हूं, रियल एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूं, ताकि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा एग्जैक्टली आप खुद कैलकुलेट कर पाए, उस इंपैक्ट को आप समझ पाए। आखिर तक सुनना मस्ट है। अभी पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और फिर से रिक्वेस्ट करूं कि हमारी जो मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं 59 रुपीज, जो कि मुझे लगता है बहुत कम सहयोग है। सबसे लीस्ट जो हो सकता है वो सहयोग आपके जरिए किया जा सकता है टीम एसकेटी को। तो प्लीज हमारी आप पेड मेंबरशिप जरूर लीजिए, और आगे आप लोगों के लिए रिपोर्ट मैं साझा करती रहूंगी जो हमारे मेंबर है उनके लिए। अब सबसे पहले ये जो पूरी सिचुएशन है उसको आप समझिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी हमें समझाई गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अगर हम बात करें, तो उनके असैसिनेशन के बाद वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। इसके पहले हम ये समझते हैं कि वित्त मंत्रालय ने इतनी चिंता इस बात को लेकर के क्यों जताई है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, ईरान से के ऊपर जो संकट है उसका बहुत असर, मतलब इतना कि मैं और आप हिल जाएं वैसा तो भारत के ऊपर नहीं आने वाला है, ये बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद से वेस्ट एशिया की स्थिति बहुत तेजी के साथ बिगड़ी है, और उसी का आकलन किया गया है वित्त मंत्रालय की इस सर्वे में। 1991 गल्फ वॉर का एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, तो उस समय तेल की कीमत $40 प्रति बैरल हो गई थी। आज के डॉलर में अगर इसको हम नापने की कोशिश करें तो $90 से ज्यादा ये होता है। मतलब 1991 की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से $90 तो ऑयल उस समय हो ही गया था। अब जीडीपी का 3% उस समय वो था, और आज ये 5.5% है। मतलब 5x ज्यादा वल्नरेबल इस समय इंडिया है, मतलब हम 5x ज्यादा वल्नरेबल इस समय है। अब वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अगर पश्चिम एशिया में यह स्थिति बहुत लंबे समय तक दिखाई देती है, अगर ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता है, तो भारत के 6 बहुत अहम आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होंगे। अब ये 6 अहम क्षेत्र जो वित्त मंत्रालय की तरफ से बताए गए हैं वो आप समझिए। पहला है महंगाई दर, दूसरा है एक्सचेंज रेट, तीसरा है व्यापार संतुलन यानी कि ट्रेड बैलेंस, चौथा कैपिटल इनफ्लोज, पांचवा भुगतान संतुलन, और साथ ही छठा करंट अकाउंट डेफिसिट। ये 6 सबसे डेंजरस इंपैक्ट बताया गया है, और उसमें भी ये कहा गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो एनर्जी मार्केट के ऊपर आएगा। भारत को 85% कच्चे तेल की जरूरत
आयात से पूरी करनी पड़ती है। हम सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े आयातक देश हैं ऑयल के। अब इस पे भी 50% से ज्यादा एलएनजी भी मिडिल ईस्ट से ही आता है भारत में, जहां पर कि इस समय सबसे ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये टेंशन शुरू हुई उसी के बाद से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब तो जो कीमतें हैं $100 की तरफ बढ़ने को आतुर दिखाई दे रहे हैं, अभी हुई नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम लगातार सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं, स्टॉक भी हमारे पास पूरा है, रशिया भी हमें ऑयल सप्लाई करने के लिए रेडी है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, गवर्नमेंट ये कह रही है। लेकिन फिर भी आप देखिए एलएनजी की कीमतें तो ऑलरेडी बढ़ गई आज, है ना। शनिवार को ही घरेलू और कमर्शियल दोनों एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा फिलहाल दिखाई दे रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी अगर हम बात कर लें, उसका दाम भी बढ़ा है, 115 रुपया उसके दाम में इजाफा यहां पर दिखाई दे रहा है। बिना सब्सिडी वाला जो रसोई गैस सिलेंडर है दिल्ली में उसकी कीमत है 913 रुपए, और कमर्शियल जो सिलेंडर है दिल्ली में उसकी कीमत है 1883 रुपए। तो अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ है, ये पहला जो इफेक्ट है हम कह सकते हैं कि वो दिखाई देना शुरू हो गया है। सिंपल कैलकुलेशन से मैं आपको अगर समझाऊं तो अभी मान लीजिए कि तेल की कीमत $80 से बढ़कर अगर $100 हो जाती है, अभी तो मैं 110 नहीं बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट भी लगातार यही कह रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहेगी। अमेरिका भी थोड़ा ढीला ही दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन फिर भी ये बढ़कर अगर $100 हो गई, $110 प्रति बैरल हो गई, मतलब 37.5% की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 37.5%। भारत का सालाना तेल बिल $120 बिलियन है और इसकी 37.5 अगर परसेंट बढ़ोतरी मैं मान लूं तो $45 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ इंडिया के ऊपर यहां पर पड़ जाएगा। अगर इसको रुपए में गिनने की हम कोशिश करें तो आप मानिए कि ये कुल बिल बैठता है 3.8 लाख करोड़ का। अब इतना बड़ा पैसा कहां से आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि 3 रास्ते इसके भी बताए जा रहे हैं। पहला तो यही है कि एफआईआई की बिकवाली से रुपया गिरेगा, दूसरा आरबीआई को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से, जो कि एक बड़ा इस समय रिकॉर्ड स्तर पर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, तो उसमें से कहा जा रहा है कि डॉलर बेचना पड़ेगा, और तीसरा सरकारी सब्सिडी बढ़ जाएगी। फिलहाल इन तीनों में से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको कह रही हूं कि स्थिति कंट्रोल में है। फिजिकल डेफिसिट फिलहाल 6% से ऊपर जाने की अभी तो बात नहीं कही जा रही है, लेकिन ये इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब $110 से ऊपर तेल थोड़े लंबे समय तक रह जाता है, और अगर ऐसा होता है तो सीधा असर आपकी जेब के ऊपर भी इसका पड़ना दिखाई होगा। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एलपीजी सिलेंडर अभी तो महंगा हो ही गया है, हो सकता है भविष्य में और ज्यादा महंगा हो जाए। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब रुपए और चालू खाता के घाटे के बारे में भी बात कर लेते हैं। एफआई 2026 की अगर मैं बात करूं तो एफआई 2026 में हमारा सीएडी जीडीपी का 1.8% है। $80 तेल पर ये 2.2% हो जाएगा, और अगर तेल जैसा मैंने कहा कि $100-110 मान लीजिए और लंबे समय तक ये टिका भी रहता है, तो सीएडी 3.5% तक पहुंच जाएगा। अब यही खतरे का स्तर है। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने सब नेगेटिव ही बताया है, पॉजिटिव जो वित्त मंत्रालय की तरफ से बातें कही गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो मुझे मोटा मोटी समझ में आया कि इतनी तो खतरनाक बातें हैं ही, और इसको लेकर के अलर्ट हमारे वित्त मंत्रालय की तरफ से किया गया है। मैं वापस से क्लैरिफाई कर दूं कि ये बातें मैं नहीं बता रही हूं आपको, जो रिपोर्ट आई है उसका हवाला देते हुए ये मैंने डिकोड करने की कोशिश की। अब जो सकारात्मक बातें बताई गई है, पॉजिटिव बातें हैं इस रिपोर्ट में, उसका जिक्र भी कर लेते हैं। क्लियरली रिपोर्ट ये कह रही है कि 1991 से बहुत मजबूत स्थिति में हम इस समय हैं। विदेशी मुद्रा भंडार $650 बिलियन का है। 1991 की हम बात करें तो उस समय ये सिर्फ 5.8 बिलियन था, तो उससे बहुत अच्छी स्थिति है। सीएटी 1.8% है, जबकि 1991 में ये 3% से ज्यादा थी, तो ये भी अच्छी स्थिति है। महंगाई 5% अभी हमारी है। मुझे पता नहीं आप कितना मानेंगे या इस बात को नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि ये तो मैनिपुलेट किया जाता है, पर महंगाई इस समय अगर हम देखें तो 5% के आसपास है। 1991 में 13% थी, तो यहां भी उस समय से हम बेहतर कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट 5.1% है, जबकि 1991 में ये भी 8.5% के आसपास था। तो ये सारी सिचुएशन 1991 से आप कंपेयर कीजिए तो इंडिया अभी बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। दूसरा, अभी हमारी सरकार के पास 3 और मजबूत हथियार हैं। पहला, 60 दिन का तेल भंडार हमारे पास है
क्लियर कर दिया गया। ये भी कहा गया कि इसको हम और बढ़ा करके 90 दिन का कर सकते हैं, मतलब 3 महीने के लिए तो निश्चिंत है सरकार। अब दूसरा, रूस से डिस्काउंट तेल पर अब भी 30 दिन की छूट मिली हुई है हमें। कल आपने देखा होगा बड़ी आय तौबा मची थी इसको लेकर के, और अमेरिका ने जो छूट दी है उसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था, लेकिन ये भी हमारे फेवर में है। तीसरा, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में 5 मिलियन टन हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है। तो ये सारी चीजें फिलहाल तो मुझे, आपको, हम सबको सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी मैसिव इशू हो सकती है। जनवरी 2026 में ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो था वो था 33.2%, उससे मंथली बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है, अब ये जो पूरा सिनेरियो है इससे होगा क्या, या इस परसेंटेज का, ये जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स की मैंने बात बताई है उससे होगा क्या। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि इसमें एफडीआई रुक जाता है क्योंकि डर रहता है उनके मन में, एक्सपोर्ट ऑर्डर कम हो जाते हैं, सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमने देखा है कि पहले ही बड़ा कम है, 12% लो हो चुका है इंडिया का। अब फ्रेट और तेल कीमतों से 25% तक इसमें और ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो ये सारे जो है वो माइनस पॉइंट है। इंडिया की सिचुएशन ठीक है, लेकिन ये जो सकारात्मकता के बीच में भी नेगेटिव चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगी ये जो पूरी रिपोर्ट है उसको। भविष्य का आउटलुक, हालांकि यहाँ पे भी सकारात्मक है। मेरी भी जितने लोगों से बातचीत हुई है, या इकोनॉमिस्ट से मेरी चर्चा हुई है, एक्सपर्ट से मेरी चर्चा हुई है, तो वो सब यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव ही आउटलुक दिखाई दे रहा है। FY 2028 तक हम ये मान करके चल रहे हैं कि बड़ा अच्छा हम करने वाले हैं, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम 30 के तो पहले पहले ही बन जाएंगे। आपका क्या मानना है, प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ये सारा आधार भी है, वहीं वित्त मंत्रालय की चेतावनी भी बिल्कुल क्लियर है। तेल $100 के ऊपर बहुत लंबे समय तक टिक गया तो ये सारे अनुमान बदल जाएंगे पॉजिटिविटी वाले, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन वित्त मंत्रालय की ये समीक्षा कोई रूटीन रिपोर्ट नहीं है, ये भी आप मानिए। 20 साल के बाद भी इसको याद रखा जाएगा। 1991 की जो स्थिति थी वो मैंने आपको आखिर अभी बताई, तो ये जो रिपोर्ट है इसको भी हमेशा याद रखा जाएगा। 1991 में गल्फ वॉर के टाइम हमारा तेल संकट हमने झेला। 2026 में अब फिर वही परीक्षा आकर के सामने खड़ी हो चुकी है, लेकिन 1991 से बहुत मजबूत स्थिति हमारी है। इन सब के बावजूद सावधानी बहुत जरूरी है, तो वो आप भी रखिए, मैं भी जरूर रखूंगी। किसी भी तरह की अफवाह में किसी को नहीं फंसना है। 3 बहुत अहम सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़ करके जा रही हूँ। पहला, आपका तेल $100 का सिनेरियो प्लान क्या है अगर ऑयल पहुंच जाता है। दूसरा, कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से सबसे पहले मात खाने वाला है, मुझे वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। और तीसरा, कि क्या पेड मेंबरशिप आपने अभी तक ली है हमारी, अगर नहीं या हाँ, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। और मुझे ये भी आप बताइए कि आप किस जगह से मुझे देख रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे किस शहर से बैठकर आप देख रहे हैं और कहाँ तक मेरी रिपोर्ट पहुंच रही है। अब आगे बढ़ती हूँ, एक और रिपोर्ट की बात करती हूँ जो कि दुबई से आई है। ये वो खबर है जो सोने चांदी के निवेशकों के लिए सरप्राइज पैकेज है। दुनिया भर में गोल्ड के दाम बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन दुबई के ट्रेडर्स $30 प्रति ऑन्स तक का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट का जो एयर स्पेस है वो बंद हो चुका है इस समय, और यही वजह बताई जा रही है कि सोना ज्यादातर जो पैसेंजर फ्लाइट से भेजा जाता था या फिर कार्गो होल्ड से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो उड़ानें रद्द होने के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से जाम हो गई है। अब दुबई में गोल्ड का स्टॉक तो भरा हुआ है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसे लंदन या न्यूयॉर्क जैसे जो हब हैं वहां पर वो भेज नहीं पा रहे। स्टोरेज और इंश्योरेंस ये दोनों मिलकर के कॉस्ट को अलग तरह से बढ़ा भी रहे हैं, और इसीलिए ट्रेडर्स डिस्काउंट देकर के जल्दी से जल्दी इसको बेचना चाहते हैं। अब खबर आपने जान ली, लेकिन ये भी बता दूं कि इसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ा भारत ही दुनिया का गोल्ड खरीदार जरूर है, लेकिन दुबई से हमारी सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी आता है। पर सच्चाई ये भी है कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट किसी भी तरह का आपके पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, युद्ध अगर महीनों तक चल गया तो भारत में फिजिकल गोल्ड शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन अभी तो ये बड़ी दूर की बात है, दिल्ली दूर है। अगर ऐसा होता है तो तब की तब देखी जाएगी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप कोई खबर देखे भी या कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे भी तो उसकी बातों में मत आइएगा। अभी बिल्कुल करंट में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए वो नहीं होने वाला है। अब आज की रिपोर्ट में आखिरी बात अमेरिका की मैं करने जा रही हूं। फरवरी का जॉब्स डेटा वहां से सामने आया है और वो डराने वाला है। 92,000 लोग अमेरिका में बेरोजगार हुए हैं,
और बेरोजगारी दर बढ़ के 4.4% हो गई है। ये आंकड़े यूएस इकोनॉमी की बहुत बड़ी कमजोरी को दिखा रहे हैं, संकेत हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 महीने में तीसरी बार जॉब लॉस अमेरिका में हुआ है बड़े पैमाने पर। अलग अलग वजहें इसकी बताई जा रही हैं, कुछ लोग तो इसको बड़ा सामान्य भी कह रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का ये डेटा फेड के लिए रेट कट का सिग्नल हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन से भी वो सतर्क फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आप मानिए कि रेट कट में डिले यहां पर किया जा सकता है। यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ऑयल प्राइसेस वैसे ही ऊपर है, महंगाई को ये बढ़ाने वाले हैं, इकोनॉमी पर और प्रेशर डालेंगे अमेरिका की, रिसेशन रिस्क इन सब की वजह से ये जो मैंने आपको बताया खिचड़ी बनने के बाद वो बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जैफरीन के थॉमस सिमोन्स की तरफ से भी कहा गया है, फिलहाल कुछ भी कह रहा है इस पूरे मामले में जल्दबाजी होगी। देखना यह होगा कि अगर जॉब डेटा नेक्स्ट मंथ में भी वर्स्ट हो जाता है तो फिर फेड रेट कट करता है या फिर नहीं करता है। युद्ध बढ़ा तो ऑयल शॉक से रिसेशन जरूर डीप हो जाएगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। वैसे भी जॉब जाने की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर है। ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया है कि ईरान को डिस्ट्रॉय हम करेंगे और फिर से रिबिल्ड भी करेंगे, दोनों ही बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब खरबों का डॉलर खर्च इस पे आ जाएगा, जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं। टैक्स बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पैसा कहां से आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही है। तो मार्केट की ये जो बातें अमेरिकन मार्केट की हैं वो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कोशिश अमेरिकन लाख कर रहे हैं, वहां के बड़े बड़े लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जॉब कट्स ना हो, लेकिन अमेरिका में शुरुआत इसकी हो चुकी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बताने से मेरी रह गई है और वो ये है कि बिटकॉइन गोल्ड की मिरर इमेज इस वक्त बना हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आ जाता है। युद्ध के समय वैसे भी हर रिस्क की चीज, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर बिटकॉइन हो, वो गिरता ही है। तो वही इस वक्त भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंगली डिफेंस सेक्टर और एनर्जी जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हुए अभी जरूर दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन में आप में से कितने लोग काम करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। हालांकि मुझे ज्यादातर एक्सपर्ट ऐसे ही मिलते हैं जो ये कहते हैं कि बिटकॉइन में काम करने के वो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। आप में से क्या कोई काम करता है, मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। आप आगे किस चीज के बारे में रिपोर्ट चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। एक मुझे जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही है वो है कॉपर के बारे में। और अगर और लोग भी देखना चाहते हैं कॉपर की रिपोर्ट तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट कीजिए। अगली स्ट्रैटेजी कॉपर के ऊपर ही जरूर होगी। बट इंडिया में क्योंकि कॉपर में इन्वेस्टमेंट का तरीका बड़ा सीमित है, आपको ETF भी नहीं मिलता है, आपको स्टॉक्स भी नहीं मिलते हैं, तो कैसे निवेश किया जाए। मुझे लगता है कॉपर में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और इसलिए उसकी रिपोर्ट लाने से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। आपकी राय जो भी है प्लीज कमेंट्स करके बताइए। और जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट कर लूं, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। पेड मेंबरशिप जो हमने सबसे लीस्ट रखी है 59 रुपीज, इससे कम रखने की छूट देता नहीं है यूट्यूब, इसलिए वो 59 रुपीज आप अगर पे कर सकते हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए।